हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फेस। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल एकेडमी ऑफ फेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। ये यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है। और इसमें मैंने क्या बोला था कि हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया था, जिसमें मैंने पहली चीज ये बताई थी कि इसमें हेनरी फ्योल एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे फ्रांस के, जो फ्रांस में एक इंडस्ट्री में काम करते थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल्स इसलिए दिए गए ताकि आगे इन फ्यूचर कोई मैनेजर जाए, वो काम करे। तो मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गाइडलाइंस होती है मैनेजर्स को, जो उनको गाइड करते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 6 नंबर का पेपर आज की डेट में ज्यादातर केस स्टडी बनती है, लेकिन केस स्टडी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केस स्टडी को कैसे पढ़ाया जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो केस स्टडी आती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो केस स्टडी नहीं आती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और केस स्टडी खुद से सोल्व होती है। पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी कैसे आती है। ठीक है, चलो पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। पहला कौन सा था? डिवीजन ऑफ वर्क। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया वो दिया डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक मैनेजर को छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर देना चाहिए। एक मैनेजर को छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर देना चाहिए और उस काम को बंदे की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसे दे देना चाहिए। ठीक है, बंदे को उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको दे देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं या मैं एक बेकरी खोली, बेकरी का मैं मैनेजर था। मेरे पास 4-5 लोग काम करते थे, मेरे पास 4 लोग काम करते थे। 4 के एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बेकरी खोली, मैंने अपने नीचे 4 लोगों को काम पे रखा। ठीक है, 4 लोगों में से एक बंदा ऐसा था जो केक बनाने में एक्सपर्ट था। ठीक है, दूसरा बंदा ऐसा था जो बिस्किट बनाने में एक्सपर्ट था। तीसरा बंदा ऐसा था जो पेस्ट्री बनाने में एक्सपर्ट था। ठीक है, मतलब 4 बंदे थे, चारों में कोई अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई एक चीज में एक्सपर्ट था। ठीक है, चारों में से कोई ना कोई एक एक चीज में एक्सपर्ट था। तो मैंने जब बेकरी खोली तो मैंने क्या करा, केक बनाने में जो एक्सपर्ट था उसको केक बनाने का काम दे दिया, जो बिस्किट बनाने में एक्सपर्ट था उसको बिस्किट बनाने का काम दे दिया, और जो पेस्ट्रीज बनाने में या पैटीज बनाने में एक्सपर्ट था उनको वो काम दे दिया। चारों का काम छोटे छोटे पार्ट्स में उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। व्हेन वर्क इज डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉइज एज पर देयर स्पेशलाइजेशन इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनकी स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाएगी मतलब हर एक काम जब बंदा अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से करता है तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन अचीव होगी। दूसरी बात, जो केक बनाने वाले को केक बनाने का काम दिया ना, अगर वही काम किसी और को दिया जाता तो वो उसमें ज्यादा टाइम लगाता। तो मतलब प्रोडक्शन में कम समय लगेगा, कोई भी चीज की प्रोडक्शन करने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? उस बंदे की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर हम जिसको जो काम आता है वही दें तो वो एफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंट का मतलब वो पैसा भी कम लगाता है और काम भी जल्दी करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर बिस्किट बनाने वाले को केक बनाने का काम दे दिया तो वो क्या करेगा? टाइम ज्यादा लगाएगा और वेस्टेज भी ज्यादा करेगा, उसका मटेरियल भी ज्यादा खराब करेगा। ठीक है, उसका मटेरियल भी ज्यादा खराब करेगा, तो उससे क्या होगा? वो एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। तो तीसरा, वो एफिशिएंट हो जाएगा। चौथा तो मैंने बता ही दिया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय बांट देते हो तो आप क्या करते हो? स्पेशलाइजेशन अचीव करते हो, जिससे आप एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाते हो, टाइम ऑफ प्रोडक्शन आपको कम लगता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती है और वो बंदा ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने पढ़ी डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने छोटे में लिखा, बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। और सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दो,
उसके बाद असाइन वर्क एज पर देयर एबिलिटी, और काम को हर किसी एम्प्लॉय की एबिलिटी के हिसाब से बांट दो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम ये डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करते हैं, प्लस का मतलब है फॉलो करना और माइनस का मतलब अगर हम नहीं फॉलो करते हैं, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट, ये है नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नहीं फॉलो करते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। बेटा अगर आपको ये समझ आ गया ना, आप खुद से लिख लोगे। मैंने क्या बताया, अगर हम फॉलो करते हैं तो स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, क्वालिटी इंक्रीज, क्वालिटी भी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड क्या बोला, टाइम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जो बनाने का समय है वो कम लगता है। फोर्थ क्या बोला, डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम होती है। और आखिरी में क्या बोला, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अचीव एंड एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस। तो ये बात है, इसको रखने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट समझा। सिंपल सी बात है, डिवीजन ऑफ वर्क मींस व्हेन अ मैनेजर डिवाइड्स द वर्क among the employees as per their ability, as per their taste, as per their specialization, as per their expertise. When he will divide the work as per their speciality, as per their expertise, they will achieve efficiency. They will achieve efficiency and it will automatically help to achieve the organizational objectives. ठीक है, तो ये समझ आ गया, आ गया। और दूसरा हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला हमने कर लिया डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा आ गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी हम ये प्रिंसिपल को पढ़ते हैं ना, तो दो चीजों का मतलब समझना जरूरी है। ये दोनों का मतलब समझ लिया, तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। बोल रहा है अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारियां। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जिसपे मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स पढ़ाता था। सिंपल बात में बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था। ठीक है, अब कोई एक बच्चा 12th क्लास में पढ़ता था और उसके जो हाफ ईयरली के पेपर हुए उसमें उसके बहुत कम मार्क्स आए। ठीक है, उसके बहुत कम मार्क्स आए, तो उसके पेरेंट्स मेरे पास आए और बोला कि भाई साहब आप इसको ट्यूशन पढ़ाओ, ये तो पास ही नहीं होगा बिजनेस स्टडीज में, तो आपको इसे ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसके तो हाफ ईयरली में 100 में से 2 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स आए हैं, आपको इसे पास करा रहे हैं। मतलब उन्होंने मेरे को क्या दिया, एक काम दिया, उनके बेटे को बिजनेस स्टडीज पढ़ाने का काम दिया। ठीक है, अब उन्होंने मेरे को सिर्फ काम दे दिया। अब मैंने उसे बोला कि सर क्या मैं इसे पढ़ाऊंगा तो मैं इसे डांट सकता हूँ? उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप डांटोगे नहीं इसे। मैंने बोला अच्छा। मैं इनके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, टेस्ट भी कंडक्ट नहीं कराने। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला क्या मैं इनको थोड़ा बहुत घर से होमवर्क दे सकता हूँ पढ़ने के लिए? बोला नहीं नहीं, सारा कुछ यहीं पे कराना है। मतलब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने मेरे को काम दिया। ठीक है, उन्होंने मेरे को काम दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को क्या नहीं दी, पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, जब उन्होंने मेरे को अथॉरिटी नहीं दी और एक काम दिया, तो जब वो मेरे को अथॉरिटी नहीं देते हैं ना, तो वो मेरे को जिम्मेवारी भी नहीं दे सकते हैं। मतलब वो मेरे को ये नहीं बोलेंगे भाई साहब अगर ये फेल हो गया तो आपकी जिम्मेवारी होगी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी, अगर हमें किसी काम को करने की पावर मिलती है तभी हम उस काम के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी काम को लेकर हमें कोई अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, तभी हम उसी काम से रिलेटेड, उसके रिजल्ट से रिलेटेड हम उत्तरदायित्व रहते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इकट्ठे चलेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड इन हैंड। जब आप आंसर लिखोगे यू विल टेल कि अथॉरिटी मींस द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द अंडरटेकिंग। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब पावर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आप उसे ये बताओगे व्हेन एनीथिंग या व्हेन अ मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क टू एम्प्लॉय ही शुड हैव हैंडल हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अथॉरिटी। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी और अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, मतलब उसे डिसीजन मेकिंग पावर देनी पड़ेगी कि यार वो अपने आपसे डिसीजन ले और काम को पूरा करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड।
When a responsibility is given, authority should also be given. जब हमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी दी है, तो हमें उसको पावर भी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो बोल रहा है अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, टारगेट अचीव, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा एम्प्लॉइज का। ऑब्वियसली बात है ना, अगर हम किसी को काम करने के लिए जिम्मेवारी देते हैं तो बोलते हैं भाई जैसे मर्जी कर, लेकिन देखो ये काम करना है, मैंने तेरे को सारी पावर दे रखी है, जितना मर्जी पैसा खर्च कर, जितना मर्जी समय ले, लेकिन तेरे को ये काम पूरा करना है। तो क्या होगा, टारगेट तो अचीव हो गई, वो करेगी, और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो जाएगा, यार ये बंदा मेरे पे भरोसा करता है, मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते, या कभी कभी क्या होता है, अथॉरिटी देने के बाद कई लोग अथॉरिटी का गलत फायदा उठाते हैं। डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट, अगर हम अथॉरिटी नहीं देते हैं, कम अथॉरिटी देते हैं, तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। कैन नॉट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको जिम्मेवार नहीं कर बना सकते। और डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस, और एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको समझ आए होंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपकी केस स्टडीज बनती है, इसमें इतनी केस स्टडी आती नहीं है, आएगी भी तो समझ आ जाएगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें आएगी भी तो समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो केस स्टडी कैसी बनेगी। अब केस स्टडी का मतलब होता है वो तुम्हें एक केस दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई ना किया जाता तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल बोलेंगे करन ओब्रायन एक कंपनी में मैनेजर था, करन ओब्रायन एक कंपनी में मैनेजर था। जब वो उस कंपनी में गया तो उसने एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसी स्पेशलिटी के हिसाब से या एक्सपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, और क्या बोलेगा, नीचे तुमसे बोलेगा ऊपर कौन से प्रिंसिपल की बात की गई है, ऊपर कौन से प्रिंसिपल की बात की गई है। आप क्या लिखोगे आंसर, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। अगला आंसर क्या पूछेगा वो आपसे, अगर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई है तो एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, इन दिस प्रिंसिपल होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड the work is divided among employees as per their ability and taste. If you will apply division of work in your organization, it will increase the quality, it will reduce the time of production, it will reduce the wastage of resources, it will increase the efficiency. And if you will not apply the principle of division of work, the specialization will not be achieved and efficiency will be decreased. तो ऐसे करके आपको केस स्टडी का आंसर लिखना होगा। ठीक है, केस स्टडी आपको यहीं से मिल जाती है बेटा, कुछ स्पेशली नहीं करना पड़ता केस स्टडी के लिए। ठीक है, अगर आप साथ अभी तो मैंने ये बताया, आने वाले क्लासेस में प्रॉपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो पेपर में आ रखे हैं केस स्टडीज के। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस में बने रहें। आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम इतने ही छोड़ेंगे, कल हम नए किसी दो प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, 2-3 जितने भी बन पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।